हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ इस वीडियो में मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे और मूल अधिकारों का जो संक्षिप्त विवरण है वह प्रस्तुत करेंगे। और साथ में ही इस वीडियो को बहुत लंबा न जाए, इसके परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 12 एंड 13 पर विशेष चर्चा करेंगे और उससे आने वाले संदर्भित प्रश्नों पर भी बात करेंगे। देखें, जो भारत के संविधान का भाग 3 है वह मूल अधिकारों को समर्पित है और मूल अधिकारों के संदर्भ में जो बात की गई है वहाँ पर भारत के संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के मूल अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया गया था। पहला तो मूल अधिकार था समता का, जो देखिए वह आर्टिकल 14 से 18 तक है, लेकिन इससे पहले यह बताना आवश्यक है कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का पूरा परिप्रेक्ष्य समाहित है। लेकिन आर्टिकल 12 और 13 क्या हैं? आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है और आर्टिकल 13 कुछ अन्य संदर्भित बातों करता है, जिन पे हम अभी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देखें, जो फिर पहला अधिकार जो दिया गया वह समता का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, आर्टिकल 19 टू 22, 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया आप स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। फिर आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और फिर 29 और 30 दो अनुच्छेदों में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकारों की चर्चा की जाती है। फिर आर्टिकल 31 है, जहाँ पर संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे निरसित कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के रूप में चौथा अध्याय जोड़ा गया भाग 12 में और वहाँ पर इसे स्थान दिया गया। विधिक अधिकार आज जो है कि ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार क्या है। यह जो है कि वर्तमान समय में विधिक अधिकार है। तो यह मूल संविधान में 19(1) च और आपका ये 31 यहाँ पर जो है संपत्ति का अधिकार था, जिन दोनों ही जगहों से इसे पूर्ण रूप से निश्चित करके वहाँ पर स्पेस दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। यह आर्टिकल 32 में स्पेस इसको मिलता है। तो इस प्रकार से जो है भारत के संविधान में जो 7 प्रकार के मूल अधिकार आरंभ में दिए गए थे वे अब घट करके 4 प्रकार के मूल अधिकार के रूप में रह गए हैं। अच्छा, तो देखें, इस वीडियो में जो 2 मूल अधिकारों का के पाठ में से 2 अनुच्छेदों की चर्चा करना चाह रहा हूँ वह क्या हैं। देखिए, संविधान ने मूल अधिकारों की विवेचना से पहले यह जो है कि तय किया कि मूल अधिकारों का जो बैकग्राउंड है वह स्पष्ट करे। तो देखिए, जैसा कि जस्ट पिछले वीडियो में आपसे चर्चा मैंने किया कि मूल अधिकार होता क्या है, मूल अधिकार की मूल प्रकृति क्या है, ये फंडामेंटल क्यों होते हैं, इस पर जहाँ चर्चा किया वहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य है वहाँ पर ये बात आता है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त जनता को अधिकार हैं, जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रकार से अपरिहार्य माने गए हैं संविधान के द्वारा। तो ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि राज्य को परिभाषित किया जाए, आखिर किस राज्य के विरुद्ध ये मूल अधिकारों की सर्जना की गई है। तो राज्य शब्द को परिभाषित करता है हमारा संविधान। तो हमारे संविधान के में ये प्रश्न जो उठते हैं, प्रश्न के माध्यम से ये दोनों अनुच्छेदों को पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्या संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो जाहिर सी बात है, अभी तक की चर्चा से आपको समझ में आ गया होगा कि वह कोई और नहीं बल्कि अनुच्छेद 12 है। तो अनुच्छेद 12 जो है
वह राज्य को परिभाषित करता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है, आखिर राज्य को किस तरह से परिभाषित किया है। राज्य को अनुच्छेद 12 परिभाषित इस तरह से करता है कि जब तक अन्यथा संदर्भ न हो तब तक राज्य का अर्थ है भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य की विधान सभाएं या विधान मंडल, सभाएं न कह करके विधान मंडल कहें, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाता है। तो और भारत राज्य क्षेत्र के अधीन, राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये सब के सब जो है आ जाएंगे राज्य शब्द के संदर्भ में। कि राज्य से क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट करता है हमारा अनुच्छेद 12। वह ये स्पष्ट कर देता है कि किस से हमारा अभिप्राय राज्य से होगा। इस पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि 1980 में 1980 में एक वाद खड़ा हो गया। वह वाद सुप्रीम कोर्ट में गया। वह वाद था उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम बनाम विजय नारायण का। तो राज्य भंडार निगम उत्तर प्रदेश बनाम विजय नारायण के वाद में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिहित किया। यहाँ प्रश्न यह उठा कि क्या अनुच्छेद 12 के अनुसार, आर्टिकल 12 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन क्या राज्य है, यानी वे सारी बातें जो मौलिक अधिकार की संरक्षा से संदर्भित हैं क्या इसके विरुद्ध भी बनती हैं, ये जो न्यायालय में अभिहित किए जाए इसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसमें निर्णय दिया कि हाँ यह राज्य है। तो प्रश्न यहाँ मैंने जो बनाया वो ये कि क्या आर्टिकल 12 के अनुसार ये राज्य है या अधिराज्य है या दोनों है या कुछ नहीं है। तो जवाब ये है कि यह राज्य है। अब राज्य है किस तर्क के आधार पर राज्य है, यह इस तर्क के आधार पर राज्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम यह एक अधिनियम के द्वारा गठित किया गया है। दूसरी बात, यह राज्य के नियंत्रण अधीन है, इसलिए यह राज्य है। तो ये तर्क के आधार पर इस जवाब की पुष्टि होती है। ये दो प्रश्न, तो इस प्रकार हम लोग ये दो प्रश्न यहाँ पर समाधान कर लिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है, वो ये कि किस अनुच्छेद द्वारा संविधान के आरंभ से ठीक पहले की प्रवृत्त विधियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित किया गया है। तो इसका जवाब है आर्टिकल 13(1) तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 में जहाँ राज्य को परिभाषित करता है, वहीं अब दूसरा काम जो है कि यह करता है कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों की शक्ति क्या होगी उसको यहाँ पर अनुच्छेद 13 में व्याख्यायित करता है या स्थापित करता है, इस्टेब्लिश करता है कि मूल अधिकारों को क्या बल प्रदान होगा, संविधान द्वारा क्या बल प्रदान किया जा रहा है उसको यहाँ पर स्पष्ट करता है। तो अनुच्छेद 13(1) में संविधान यह कहता है कि संविधान के आरंभ से ठीक पहले की वे सभी विधियाँ जो भारत में प्रवृत्त हैं वे उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे इस भाग का उल्लंघन करेंगी, यानी मूल अधिकारों का जिस सीमा तक वे उल्लंघन कर रही होंगी उस सीमा तक उन विधियों को शून्य घोषित करता है अनुच्छेद 13(1). तो अब अगला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वह यह कि किस अनुच्छेद द्वारा राज्य को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को बनाने से प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका जवाब है अनुच्छेद 13(2). देखिए अनुच्छेद 13(1) में जहां हमारा संविधान इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि जो पूर्व में प्रवृत्त विधियां हैं संविधान लागू होने से पहले की, वे उस सीमा तक शून्य होंगी जहां पर वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगी। साथ ही
अब जो विधियां बन सकती हैं, जो राज्य विधियां बना सकता है, उनकी भी सीमा निर्धारित कर देता है। वह यह कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती होगी। साथ ही यह भी कह देता है कि यदि वह कोई ऐसी विधि बनाता भी है तो उस सीमा तक उसे शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों का या इस भाग में दिए उपबंधों का उल्लंघन कर रही होंगी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) यह शक्ति प्रदान करता है, हमारे मूल अधिकारों को एक प्रकार से इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 13(2) जो यह कहता है कि राज्य कोई भी वह विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी। साथ में यह भी कह देता है कि यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है तो वह उस सीमा तक जहाँ तक यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है शून्य घोषित हो जाएगी। तो ये दोनों ही बातें कह करके आर्टिकल 13(2) इस्टेब्लिश कर देता है क्या कि मूल अधिकारों का वैल्यू क्या है, मूल अधिकारों का जो ऊर्जा है वह क्या है, ये ऊर्जा यहाँ से प्रदान होती है। साथ में देखिए, जब आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) को हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रविध विधियाँ और विधि शब्द आता है। इसको आर्टिकल 13(3) में जा कर के स्पष्ट करता है हमारा संविधान कि आखिर विधि और प्रविध विधि को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे इस्टेब्लिश करने के लिए, इसे स्पष्ट करने के लिए आर्टिकल 13(3) क और 13(3) ख में ये बातें कहता है। 13(3) क यानी 13(3) क में विधि क्या है इसे बताता है। तो फिर आर्टिकल 13(3) ख में प्रविध विधियाँ क्या हैं इसको बताता है, स्पष्ट करता है। और आर्टिकल 13(3) क में बहुत मज़ेदार बातें कहूँगा मैं कि यहाँ जब विधि स्पष्ट करना चाहता है हमारा संविधान वो करता है, तो वो कहता है कि जितने भी स्थायी विधियां हैं, अस्थायी विधियां हैं, अस्थायी विधियां जैसे जब सदन उसमें नहीं है, सत्र में नहीं है, तब जो राष्ट्रपति और ये अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, तो एक प्रकार से अस्थायी ही होती है। उसके और अन्य जो तमाम अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, विनियम है वे, और साथ में रूढ़ि और परंपराओं को भी विधि की परिभाषा में संविधान स्थान देता है। अब विधि की परिभाषा में रूढ़ि और परंपराओं को स्थान देने से जो बात संगत रूप से निकल कर आती है वह यह है कि जो आर्टिकल 13(2) में कहा गया कि उस सीमा तक, और आर्टिकल 13(1) में ये 13(1) में और आर्टिकल 13(2) में जो बातें थीं, दोनों से जो बात यह स्पष्ट हो रही थी कि उस सीमा तक उल्लंघनकारी जहाँ तक हैं वे शून्य होंगी। यह रूढ़ि और परंपराओं पर भी लागू होता है। इसका मतलब यह कि रूढ़ि और परंपराएं जिन्हें विधि का बल प्राप्त है उन्हें भी संविधान के भाग 3 के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उस पर निर्णय लेगा और उन्हें उस सीमा तक प्रतिबंधित करेगा जहां पर मौलिक अधिकारों का वे उल्लंघन कर रही होंगी। तो विधि का बल उसे दे देने से रूढ़ि और परंपराओं को यह लाभ हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर अनुच्छेद 14 में, जहां अनुच्छेद 13 क ख में यह स्पष्ट कर दिया विधि क्या है, प्रविध विधि क्या है, वहीं पर एक चीज़ 13(4) में कह देता है हमारा संविधान कि इस भाग के संदर्भ में जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन है वह विधि के संदर्भ में नहीं आएगा। यह ऐसा जब कहा गया तो इससे एक वाद उत्पन्न हो गया, इसलिए इस प्रकरण को यहाँ महत्वपूर्ण रूप से आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये प्रश्न कि किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, तो वह जो है कि अनुच्छेद 13(4) जो है कि कह देता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। फिर भी
केशवानंद भारती केस 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभिहित किया कि संविधान संशोधन को भी इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। किस आधार पर? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, यानी भाग 3 के आधार पर संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है। अगर वे संविधान संशोधन किसी सीमा तक भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होंगे तो उन्हें उस सीमा तक शून्य घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाग 3 का अनुच्छेद 13 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संरक्षा वाला आर्टिकल है। यह न्यायालय को संरक्षक घोषित कर देता है इस भाग का। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायालय यहाँ पर अभिहित हो जाता है। और जो भाग 3 में बाकी सारे अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितने भी अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों को बल प्रदान करने वाला अगर आर्टिकल कोई है तो वह आर्टिकल 13 है। यानी आर्टिकल 13 को अगर हमने नहीं जाना, आर्टिकल 12 और 13 को नहीं जाना, तो बाकी सारे आर्टिकल को पढ़ने का बहुत वो थीम हमारे दिमाग में स्पष्ट नहीं होगा कि इनको जो बल प्राप्त है वह कितना है और कहाँ तक है और कैसे है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था भाग 3 में अनुच्छेद 12 और 13 को आपके समक्ष प्रस्तुत करना और उसको स्पष्ट करना। तो ये स्पष्ट हमने किया और निश्चित रूप से इसको जानने के बाद ही आपको अन्य सारे अधिकारों को जानने में मज़ा आएगा। तो मैंने शायद अपना मंतव्य स्पष्ट कर लिया है, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।